तुम मुझे कई नामों से पुकारते हो। गॉड, परमात्मा, अल्लाह। मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं एक ज्योति हूं। मेरा धाम शांति धाम है, जहां सर्वत्र शांति ही शांति है। मैं अवतरित हुआ हूं इस पुरानी कलयुगी दुनिया को परिवर्तन कर नई सतयुगी दुनिया की पुनर्स्थापना के लिए। मीठे बच्चों, अपने को पहचानो और मुझे याद करो, तो तुम जन्म जन्मांतर के लिए सुख, शांति और पवित्रता से संपन्न हो जाओ। ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। अगर पिछली कड़ी को देखें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमारी हैप्पीनेस हमारे साथ नहीं रहने देते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आया था स्ट्रेस, जो आज ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसे हम मानने लगे हैं कि वो नॉर्मल है। लेकिन क्या वो नॉर्मल है? और जब हमने बहुत सी बातें देखी तो हमें समझ में आया कि यही बिलीफ सिस्टम है जिसके चलते हम खुश नहीं रह पाते हैं। तो आज थोड़ा सा और देखते हैं कि स्ट्रेस से जुड़े कैसे कितने बिलीफ सिस्टम्स हैं जिन पर चलते हुए हमने अपनी हैप्पीनेस को खो दिया है। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, जो कल हमारी बातचीत हो रही थी उसमें अगर पिछली कड़ी को देखें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा आया, इसीलिए बहुत से कॉल्स भी कल हमारे पास आए कि ये जो स्टूडेंट लाइफ को लेके ही या बच्चों के एजुकेशन को लेके हमने कहा था कि एग्ज़ाम्स के दौरान जो होता है वहीं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि अपनी नॉर्मल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है, नॉर्मल अपने रिलेशनशिप्स में मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन बच्चों का जब फैक्टर आता है एग्ज़ाम्स का, उसमें इतना क्लियरली विजिबल हो जाता है क्योंकि उसके रिजल्ट्स कई बार बहुत घातक जब हो रहे हैं। जैसे मेरी प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई स्ट्रेस है, मैं उसको अपने तक ही रखती, मेरे पर्सनल में कुछ अंदर कॉम्प्लेक्स चल रहा, मैं उसको अपने तक ही रखती हूँ। लेकिन जब घर में बच्चे का एग्जाम है, वो एक घर में, वो एक माहौल में आ जाता है, इसलिए वो शायद ज़्यादा ऑब्वियस दिखता है कि क्योंकि इट्स समथिंग जो हर एक फैमिली मेंबर, पेरेंट भी, बच्चा भी, छोटे भाई बहन के ऊपर भी, क्योंकि यू सी अगर बड़े का 10th है तो छोटे के ऊपर ऑटोमेटिकली बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, एंड प्लस सारे पेरेंट्स की अटेंशन भी एक पर ज़्यादा चली जाती है। बहुत सारे अ चाइल्ड, अ यंगर चाइल्ड विल आल्सो गो थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ निग्लेक्ट कि मेरी तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो तब इसलिए कहते कि लगता कि सबका एग्ज़ाम है घर के अंदर। इसलिए भी एग्ज़ाम एक ऐसा वो है कि पूरा घर, पूरा परिवार उसको एक्सपीरियंस करता है, तो वो एक बहुत बड़ी फिर फीलिंग आती है कि दिस इज स्ट्रेस। बाकी सब में देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस इंटरनली दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग, but we probably don't realize it because it doesn't hit everyone in the family equally. और इनफैक्ट वो हिट तो कर रहा होगा, लेकिन वो डिफरेंट डायरेक्ट नहीं कर रहा है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इसमें जो कल बात जो पिछली कड़ी में निकल के आई थी वो था वो फॉर्मूला। अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन माई इनर स्ट्रेंथ। सो मेरी इनर स्ट्रेंथ इसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इनर स्ट्रेंथ ही इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज दिन तक हम प्रेशर्स को ब्लेम करते आए कि कंपटीशन बढ़ रहा है, सिलेबस बहुत बढ़ रहा है, सिलेबस को चेंज कर दो ताकि बच्चों का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। अच्छा, और पिछले ग्रेडिंग सिस्टम को, या ग्रेडिंग सिस्टम को हुआ भी है चेंज। सो यू सी फोकस सारा किस पर है, व्हिच इज ओके, लेट्स डू व्हाटएवर फॉर द एजुकेशन सिस्टम, लेकिन फोकस सारा किस पर है कि ये प्रेशर, ये न्यूमरेटर अगर कम होगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। डेफिनेटली न्यूमरेटर कम होगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, एंड अगर जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है उसी के ऊपर मैं सारा अटेंशन दूं तो मेरा स्ट्रेस और भी बढ़ता है, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं और मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूं। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है, 10% न्यूमरेटर प्रेशर, 90% डिनोमिनेटर इनर स्ट्रेंथ। तो 10% यस मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन 90% मेरे कंट्रोल में है, लेकिन हम वो 90% को इग्नोर करके उस 10% के ऊपर ही सारा अटेंशन दे देते। तो राजयोगा जब हम सीखते तो वी वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड प्रेशर है, रहेगा,
बढ़ता भी जाएगा जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज होंगी। न्यूमरेटर को हमें बढ़ाना है और बहुत तीव्र गति से बढ़ाना है। सी अगर सिचुएशंस बहुत फास्ट चेंज हो रही है तो डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, उससे भी ज्यादा फास्ट स्पीड से हमें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। इनफैक्ट वी शुड स्टार्ट एंटिसिपेटिंग कि क्या क्या हो सकता है। नो आप और फियर क्रिएट करोगे वो एंटिसिपेट तो अपने अंदर अपने अंदर नो सी अगेन ये कैसे वर्क नहीं करेगा। जैसे अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो अर्थक्वेक जो गुजरात में हिट हुआ तो बहुत नुकसान हुआ, तो उसके बाद सारा फोकस गया कि अर्थक्वेक की प्रिपरेशन होनी चाहिए, बिल्डिंग्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सब विच इज ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके बाद फिर सुनामी आ गया and we were not prepared for the tsunami, we had prepared for the earthquake. So हम situation specific अपनी preparation नहीं कर सकते हैं कि ये situation आएगी तो मुझे कैसे face करना है। मुझे सिर्फ strong रहना है और बहुत strong बनना है ताकि कोई भी situation आ जाए, फिर वो चाहे तभी वो disaster management हो गया। Exactly. It's not earthquake management, it's not, it is disaster. Any disaster it hits you, you should be able to face it. तो उसमें भी डिजास्टर मैनेजमेंट ना करके हम सेल्फ मैनेजमेंट करते कि सेल्फ मैनेजमेंट हो जाए तो कोई भी डिजास्टर आ जाए यू आर एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आपको ही तो क्रॉस करना है। तो इसलिए डिनोमिनेटर इनर स्ट्रेंथ पर फोकस करेंगे, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, परिस्थितियां वही है, कंपटीशन वही है, लेकिन आपका स्ट्रेस फैक्टर कम होता जा रहा है। तो शिवानी, यहाँ एक मेल में हमारे पास आया है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ, इसी को लेकर कि एक पेरेंट का मेल है कि हमने पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो कंफर्टेबल रखा हुआ है और सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो की हुई हैं, लेकिन मुझे अपना फियर है, तो क्या वो मेरा फियर भी पहुँच रहा है? उस फियर को मैं कैसे ना पहुँचने दूँ बच्चे तक। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम अपनी तरफ से, क्योंकि इतना इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है, हर चैनल, हर अखबार जो है, हर हेल्पलाइन इसी पर बात करती है कि क्या किया जाए, तो उसको करने के लिए हम बच्चे को रिलैक्स करने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो एबनॉर्मलिटी है, एंड देयर वाज दिस मेल, इट सेड कि मेरे को रियलाइज़ हो गया कि मैं इतना कुछ उसे रिलैक्स करने के लिए कर रही थी, लेकिन मैं एबनॉर्मल थी। हम रिलैक्स करने के लिए इट्स वेरी गुड कि हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमें रिलैक्स करना है, लेकिन हम बाहर तो सब कुछ कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छा वातावरण बना रहे हैं जिसमें बच्चा बहुत कंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर फियर क्रिएट हो रहा है तो वो वाइब्रेशन है। तो फिजिकल रिलैक्सेशन एक छोटा सा पार्ट प्ले करते, लेकिन मेंटल रिलैक्सेशन वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड मेंटली रिलैक्स होना मीन्स नो फियर। हम फियर कैसे नहीं क्रिएट करें, हम किस चीज़ का फियर क्रिएट कर रहे हैं कि सपोज नहीं सक्सेसफुल हुए ये, फिर हमने उसके पीछे पीछे अपनी थॉट्स को देखते जाएं कि हमने सक्सेस की डेफिनेशन किस पर रखी थी, 95% मार्क्स, तो देन वी आर ट्राइंग टू से अगर 95 नहीं आए तो ही इज़ अ फेलियर, एंड ये हम एंटिसिपेट कर करके हम फियर क्रिएट कर रहे हैं। और जो हम फियर क्रिएट करेंगे वो मुझे इमोशनली ड्रेन आउट करता, मेरे बच्चे को बहुत इमोशनली वीक करता है। व्हाट वी नॉट रियलाइजिंग, बच्चा अभी बड़ा हो रहा है, राइट फ्रॉम वो जो स्कूल एडमिशन एज टू वट एवर 10th स्टैंडर्ड, जैसे एक बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट होती है, बच्चे की एक इमोशनल डेवलपमेंट भी तो हो रही है। अब इस इमोशनल डेवलपमेंट की स्टेज में हम कौन सी एनर्जी सारा दिन देते हैं? अगर उस बच्चे को नेगेटिव एनर्जी, फियर की, इनसिक्योरिटी की मिलेगी, विल दैट चाइल्ड ग्रो अप टू बी अ स्ट्रॉन्ग चाइल्ड? हमें आज अगर हम देख रहे हैं कि आज के कॉर्पोरेट सेक्टर में इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग विच इज लुक्ड फॉर। गो 20 years बैक एंड वो था इंटेलिजेंस क्वेश्चन देखा जाता था, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट होता था। आज हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इमोशनल स्टेबिलिटी का टेस्ट लिया जाता है। क्यों? देयर इज अ शिफ्ट ना, कि ठीक है अब तो बहुत सारे लोग हैं जो IIT से आ रहे हैं, IIM से आ रहे हैं, बट वी वांट वो लोग जो स्टेबल है। तो अब अगर कॉर्पोरेट सेक्टर का, जिसके लिए आप अपने बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, जब उनका फोकस इमोशनल स्टेबिलिटी पर आ गया है, तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी कौन क्रिएट करेगा बच्चे के अंदर? हमें क्रिएट करना पड़ेगा। हमारा बच्चा सक्सेसफुल जीवन में तभी हो पाएगा अगर वो इमोशनली स्टेबल है। हम इतना फियर, इतनी एक्सपेक्टेशंस का भी प्रेशर क्रिएट कर देते कि बच्चे उस एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर के कारण भी परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर हम अपने बच्चे को कह पाते कि यू स्टडी हार्ड एंड देन व्हाटएवर हैपेंस आई एम फाइन विद इट,
जितने भी आपके मार्क्स आए, आई एम फाइन विद इट, बट प्रोवाइडेड आप अपना बेस्ट एप्टीट्यूड उसके अंदर लगा आई दो। डोंट थिंक देयर इज एनी पेरेंट See, जो ये now- नहीं कहता होगा। नहीं, हम ये सोचते हैं कि अगर हम ये कहेंगे कि आपके जितने भी मार्क्स आएंगे आई विल बी फाइन विद इट, तो हमें लगता है कि फिर बच्चे के ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं लेकिन डेवलप हो रहा। आजकल सिस्टर शिवानी, मैं इसी पे आना चाहती थी, मैक्सिमम पेरेंट्स यही कहते हैं Okay. कि आप जो भी आएगा, यू आर माई चाइल्ड, आई एक्सेप्ट यू, आपके हम मुझे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप अपना काम करते रहो। और मैक्सिमम पेरेंट्स से जब बात करो, सिर्फ बोलने के लिए या सोच में भी। सी बोलने, वन थिंग इज कि आप ये बोल रहे हैं, लेकिन इंटरनली तो आपकी सोच और आपकी आपस में जो कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि आप देख रहे हो बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है, तो आप चाहते हो कि उसको रिलैक्स करो, तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं तुम पढ़ो, लेकिन क्या हमारी सोच वही है? हमारी सोच में क्या है? आई मेट वन गर्ल हु इज़ इन द 12th स्टैंडर्ड, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में बहुत मेरे ऊपर प्रेशर है कि आपको IIT से क्लियर करना है एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो कहती जैसे ही घर पहुंचती हूँ ना, तो मेरे फादर शुरू हो जाते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एंड शी सेइंग अब मैं एक्चुअली एक डिप्रेशन की स्टेज एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि अब मैं जितना पढ़ती थी ना, मेरे से उतना भी नहीं पढ़ा जा रहा है, क्यों मैं एकदम वो हो गई हूँ सुन के। हाँ, एंड शी सेज पता है मेरा स्कूल के बाद घर जाने को दिल नहीं करता कि जैसे ही घर जाएंगे ना तो वो शुरू हो जाएंगे। तो आई जस्ट थॉट कि वी विल मीट हर फादर, तो उनके फादर से मिले, तो आई जस्ट सेड कि आई सेड भाई साहब वी अंडरस्टैंड कि आपकी बहुत अच्छी भावना है बच्चे के प्रति, लेकिन कई बार थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सो ही जस्ट रिएक्टेड लाइक दैट, ही से तो आपका क्या मतलब है, नहीं बोलो उसको पढ़ने के लिए, 6 महीने में फिनिश हो जाएगा, ये 6 महीना है मेरे को सिर्फ आपकी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट, ये मेरे पास सिर्फ 6 महीना है उसके ऊपर वो प्रेशर बिल्ड करके उससे वो क्लियर करवाने का। अगर ये 6 महीना मैंने नहीं बोला नहीं करवाया, एंड इफ शी डजंट क्लियर देन व्हाट? बट वी आर नॉट रेडी टू सी कि वो जो मैं बोल रहा हूँ, वो जो मैं एनर्जी दे रहा हूँ, उसका उस बच्चे पे क्या इम्पैक्ट, बिकॉज वो गर्ल के तो फेस पे विजिबल था। आई डोंट नो व्हाई द पेरेंट कांट सी इट कि उसके फेस पे विजिबल है कि वो एकदम ऐसी स्थिति में चले गए। pressure, you know. Another thing which I want to talk about, if we are really talking about this issue, is कि do the parents और teachers realize कि हो क्या गया है इन सिर्फ 2 सालों में हम उन्हें मशीन बना देते हैं। आई मेट मदर, वो कहती है मैं नहीं चाहती हूँ, उनका बेटा आता है 3 बजे स्कूल से वापस, अभी 11th में है, 3:30 बजे वो चला जाता है इतनी दूर, आई थिंक 15 किलोमीटर गाड़ी उनके साथ जाती है कि वो कुछ क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं IIT में एडमिशन के लिए। अभी 12th में तो वो बाद में आएगा, 2 साल बाद। वहाँ पे वो 3:30 बजे निकल के 4:30 पहुँचता है, 7:30 8 बजे वापस आता है। हर रोज़ का उसका शेड्यूल है। उसके बाद स्कूल में भी उसका एक कोचिंग का पैटर्न है जिसको वो अटेंड नहीं कर पा रहा, सैटरडे संडे वहाँ जाना होता है। तो शी ओनली सेड कि मैं परेशान, क्योंकि मदर को उसके साथ ही सारा काम छोड़ के पूरे 2 साल उन्होंने इस पे लगाया है। आई डोंट अंडरस्टैंड, शी सेड बिकॉज दिस इज व्हाट माई सन वांटेड। बट डू वी रियलाइज हम कई बार बच्चे के साथ भी तो काउंसलिंग नहीं कर पा रहे, उसको हम समझा नहीं सकते क्या? True, that's Why do we true. get under this pressure also? Of course, अब बच्चा क्या करियर चूज करना चाहता है या फैमिली ने क्या डिसाइड किया आपस में, that of course each one will decide for themselves. उसके लिए क्या एफर्ट करना है वो भी शायद नीड ऑफ द आवर है कि एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन उस चीज़ के साथ साथ सिर्फ इधर ध्यान रख लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको एफर्ट करना पड़ रहा है, जैसे आपने कहा वीकडे भी सुबह से रात तक, सैटरडे संडे भी सुबह से रात तक। What do you think, Sister Shivani, actually, और ये बहुत बच्चे गुजर रहे हैं। I think today we really need to take a pause. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ उस बच्चे पे जो ऐसे इससे जा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमें इतना मेंटल परसिवरेंस है, हम कर लेंगे, और वो सिर्फ 17-18 साल के जो बच्चा है जो जिस पे खाने का भी उनका जो हालत हो चुकी होती है और जिस तरह से वो पूरा उनका लाइफस्टाइल हो चुका होता है। आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू दीज चिल्ड्रन जब ये आगे बड़े भी होंगे, और इनका फिजिकल क्या बर्नआउट नहीं होगा? No, see what happens, इस एज ग्रुप में हमारे अंदर स्टैमिना बहुत है, फिजिकल भी बहुत स्टैमिना है, मेंटल भी बहुत स्टैमिना है, लेकिन आप इसलिए हमें लगता है कि 1 साल की तो बात है ना, लेट मी जस्ट गिव इट, क्योंकि अगेन ये एक जो वर्डिंग्स हैं वो है इस 1 साल पर तुम्हारी पूरी जीवन निर्भर करती है। हमने ये नहीं सोचा हमारी जिंदगी बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है, बट चलो कोई बात नहीं। इवन देन इफ दिस 1 year हैज़ एवरीथिंग,
put in your best, whatever you want to do, but then equally take care. See, अगर आप इस शरीर से और इस मन से इतनी मेहनत करवा रहे हो तो साथ साथ उतना ही ज़्यादा आपको उसका ध्यान देना पड़ेगा कि फिजिकली तो फिर भी आई थिंक वी मस्ट बी लुकिंग आफ्टर आवरसेल्व्स, लेकिन मेंटली आई डोंट थिंक वी लुकिंग आफ्टर आवरसेल्व्स, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ये एफर्ट कर रहे होते हैं उतना ज़्यादा हम उसके फ्यूचर के साथ अटैच्ड भी हो गए हैं कि जहाँ मैंने इतना एफर्ट किया है तो उसका रिजल्ट तो आना है, अच्छा होना ही होना है, रिजल्ट अच्छा ही होता है। लेकिन फिर कुछ एक केसेस में जहाँ रिजल्ट नहीं उतना फेवरेबल होता तो हम उसके लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि वो हर दिन और रात मेहनत करना बहुत अच्छी बात, लेकिन मेहनत के साथ साथ उस रिजल्ट के साथ पहले ही अटैच हो जाना कि ये होना ही है, आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना ही, मतलब देयर इज जस्ट नो पॉसिबिलिटी कि आप कुछ और करने वाले हैं। वो अटैचमेंट, वो पूरा जो घर के अंदर क्रिएट हो जाता, फिर बाय चांस अगर वो नहीं होता है तो फिर बच्चे के अंदर वो ताकत नहीं, तब पता चलता कि ताकत एक्चुअली नहीं थी। वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप इतने ऑलरेडी इन 2 सालों में ड्रेन्ड आउट हो चुके हैं। ड्रेन्ड आउट पढ़ने से नहीं होते हो, ड्रेन्ड आउट मेहनत करने से नहीं होते हो, ड्रेन्ड आउट इस प्रेशर को फेस करने का राइट तरीका नहीं है उससे। एंड अगेन वी वुड से बी इन द प्रेजेंट, रोज मेहनत करनी है, रोज पढ़ो विदाउट क्रिएटिंग ऑल दीज फेयरफुल थॉट्स, क्या होगा नहीं होगा, उसका तो हो गया, मेरा क्या होगा, इसमें कंपैरिजन आता, कंपटीशन आता, ये वाली थॉट्स को अगर आप सारा डिलीट कर सकते हो। इसलिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है एक स्टूडेंट लाइफ में। अगर एक स्टूडेंट रोज सुबह अपना दिन ये चार्जिंग से, पॉजिटिविटी से और राइट काइंड ऑफ थॉट से शुरू करे, मेहनत इज नॉट डैमेजिंग, मेहनत कर सकते हैं हम, बहुत मेहनत, इनफैक्ट हम जितना करते हैं उससे कई गुना ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड हमारी लीकेज नहीं कहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ एनर्जी तो उतनी ही है, उस एनर्जी को आप किस पर्पस के लिए फोकस पकड़ के आप चल रहे हो वो बहुत डैमेजिंग हो सकता है। तो कई बच्चों का फिर ऐसे मालूम पड़ता कि अगर उनको वो रिजल्ट नहीं मिला जो जो एक्सपेक्टेड था, जरूरी नहीं होता कि फेलियर है, लेकिन जो रिजल्ट मैंने एक्सपेक्ट किया था वो रिजल्ट नहीं हुआ। दिल्ली में ये पिछले साल की बात है, देयर वाज दिस गर्ल हु केम सेकंड इन क्लास, wanted or expected to come first in class, she committed suicide. How can someone commit suicide for coming second in class? I mean, second in class, you're one of the toppers of the class. आप क्लास में second आने के लिए suicide commit जिस बच्चे ने किया है, उसकी mental state का हम imagine कर सकते कि वो first आने के idea से इतना ज़्यादा attached थे कि वो second को face करने की उनके अंदर ताकत ही नहीं और थी, वो पूरा जो एनर्जी वो ऑलरेडी उतने टाइम में हो चुके हो। It was just over. तो here the child plus the parents play a very important role. Work hard, study, focus, everything, लेकिन रिजल्ट it's okay, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट तो अच्छा आना ही आना है, लेकिन वो फियर वाली थॉट्स अभी क्रिएट करके अपने आप को ड्रेन आउट नहीं करो। क्योंकि क्या होता है, जब पेरेंट्स भी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं बच्चे के साथ, बच्चा देखता है कि मेरा रिजल्ट पेरेंट्स के लिए बहुत मैटर करता है, फॉर ए चाइल्ड पेरेंट्स आर एवरीथिंग। और जब मुझे दिखाई देता कि मेरा ये मार्क्स जो आने वाले हैं ये मेरे पेरेंट्स के लिए, इट्स बिकम लाइक लाइफ एंड डेथ, यू कैन सी द पेरेंट्स की सारी खुशी, अगेन वो खुशी वो मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, वो भी एक प्रेशर बच्चे के ऊपर क्रिएट हो जाता कि मुझे परफॉर्म करना है तो किसके लिए, अपने पेरेंट्स की हैप्पीनेस के लिए। मेरी हैप्पीनेस से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स की हैप्पीनेस मेरे मार्क्स पर जुड़ी है। ये सारे जो प्रेशर्स है ना, ये अननेसेसरी प्रेशर है। पढ़ाई का प्रेशर है वो इतना सही है, वो फेस कर लेंगे, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, मेरी हैप्पीनेस इस पर डिपेंडेंट है, आपकी पूरी लाइफ इस पर ये जो प्रेशर्स हैं, ये फिर वो न्यूमरेटर को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। देन आई रियली डोंट हैव द स्ट्रेंथ to face up with it. And then we come across depression, students go into depression. नहीं तो student life में depression unheard of, student life में diabetes, hypertension unheard of. लेकिन आज क्यों? क्योंकि pressures बहुत बढ़ते जा रहे and coping skill कोई सिखा नहीं रहा,
कोई भी नहीं सिखा रहा कि राइट थिंकिंग क्या है इसमें, कोई भी नहीं सिखा रहा कि कंपटीशन हेल्दी नहीं है, कंपैरिजन है। सभी यही सिखा रहे हैं कि कंपैरिजन करना है, कंपटीशन जब करना। तक नहीं, अगेन एंड अनदर थिंग व्हिच आई रियलाइज इज, जब उनके फादर ने कहा कि अगर मैं स्ट्रेस क्रिएट नहीं करूंगा तो वो पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। सो दिस इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हमारा कि जब तक स्ट्रेस नहीं होगा, इवन ऑफिस में, मतलब अगर मल्टीनेशनल में देखते हैं तो बॉस बोलता है अगर मैं नहीं क्रिएट करूंगा, कंपटीशन नहीं क्रिएट करूंगा, प्रेशर नहीं क्रिएट करूंगा, स्ट्रेस नहीं दूंगा, परफॉर्मेंस। अब ये भी एक हमें सोचने की बात है कि स्ट्रेस मतलब फियर, और हम फियर को यूज कर रहे हैं मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए। फियर इज अ मोटिवेटर। तो फियर एक नेगेटिव एनर्जी, मोटिवेशन एक पॉजिटिव एनर्जी। तो एक नेगेटिव एनर्जी से आप एक पॉजिटिव एनर्जी कैसे क्रिएट कर सकते हो? गिव लव, गिव कंपैशन, गिव सपोर्ट, लेकिन गिविंग फियर, ताकि फियर से वो मोटिवेट हो जाए, इट विल नेवर हैपन। कभी भी ऑफिस में अगर हम देखें कि सब लोग काम कर रहे हैं तो अपना बहुत अच्छा काम करते हैं अपने आप, जैसे ही अगर कोई ऐसा सीनियर आकर खड़ा हो जाए जो हमेशा ऐसे वाला है, बहुत ऐसे, आप देखेंगे कि सबकी just things to, because we've seen lot of people, वो कहेंगे गलतियां तो निकालनी चाहिए, क्रिटिसाइज करते रहोगे ना तो ये अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। अगर इनको अप्रिशिएट ही करते रहे ना सारा दिन, तो अप्रिशिएट करेंगे तो इनकी परफॉर्मेंस, दिस इज थॉट पैटर्न, कि अगर अप्रिशिएट करेंगे तो ये तो फिर अपना बेस्ट एफर्ट नहीं देंगे, ये सोचेंगे वी हैव रीच्ड आवर बेस्ट। दैट्स व्हाट वी डू विद किड्स आल्सो, we've stopped appreciating them, because अगर हमने किया तो इनको फिर आगे पढ़ना बंद कर देंगे या ये कर नहीं पाएंगे आगे। What we have to understand is एनर्जी का खेल है सारा। अप्रिशिएट करोगे वो पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी कभी भी किसी को ऐसे नहीं कर सकती है। पॉजिटिव एनर्जी हमेशा एम्पावर करेगी। एंड क्रिटिकल हो जाएंगे बात में, और वो भी इस इंटेंशन से क्रिटिसाइज करेंगे ना तो अपने आप वो और ज़्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि हम अपने बॉस की या अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को बीट करना चाहते हैं। तो अगर वो हमारे काम में गलतियां निकालेंगे तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। ये बिलीफ सिस्टम है कि ये फिर मोटिवेट होंगे और मेहनत करने के लिए। अगर बॉस ने आके जूनियर्स को प्रेस कर दिया फिर तो वो बहुत अच्छा, बॉस खुश हो गया तो चलो व्हाट एफर्ट डू आई हैव टू पुट। वेरी वेरी what to say, call it wrong or what, this belief system needs to be checked. Actually, it is not working. It doesn't work. क्योंकि जहाँ कोई मेहनत कर रहा है और आप जाकर उस पर क्रिटिकल हो जाते हैं, आप तुरंत उसकी एनर्जी को, फिर या तो वो सामने वाले के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आपकी क्रिटिसिज्म के साथ इन्फ्लुएंस्ड ना हो जाए। लेकिन क्योंकि आज हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते एक दूसरे की एनर्जी से, पर हम चाहते भी हैं कि वो हमारे क्रिटिसिज्म से इन्फ्लुएंस हों। हाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो हमारी क्रिटिसिज्म से और अच्छा करे, बट दैट्स नॉट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज डिसएम्पावरमेंट। आपको फीडबैक देना है। यस, इट इज़ नॉट कि आप काम ठीक नहीं है फिर भी आप कहेंगे कि योर वर्क इज़ परफेक्ट, लेकिन एक है काम पर फीडबैक देना और एक है क्रिटिकल एनर्जी देना। दोनों में बहुत फ़र्क है। इसलिए वर्ड्स मैटर नहीं करते, वर्ड्स के पीछे का इंटेंशन मैटर करता है। आप फीडबैक देते हुए भी किसी को एम्पावर कर सकते हो और कई बार ये बोलते हुए भी कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको डिसएम्पावर कर सकते हो। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा फोकस है काम पर, कि ये काम और अच्छा करे, ये काम और अच्छा करे। हमें ये याद रखना पड़ेगा काम करने वाला कौन है। जो काम करने वाला है, ये शक्ति, उसको जब तक हम एम्पावर नहीं करेंगे तो काम और अच्छा नहीं होगा। हमारा रोल एज अ बॉस और एज अ पेरेंट इज टू फैसिलिटेट, टू गाइड एंड टू एम्पावर। काम वो लोग करेंगे, काम तो अपने आप हो जाएगा। जब एक सीनियर आकर खड़े होते हैं जो थोड़ा इस तरह की एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, तो अगर मैं सही भी काम कर रही होती हूँ ना, तो वो एनर्जी के इन्फ्लुएंस के अंदर मेरे से गलतियां होने लगती हैं एंड फिर वो गलतियां ढूंढ लेते हैं क्योंकि उसके अंदर अब गलती आ गई। लेकिन वो गलती इसलिए हो जाती क्योंकि वो फियर मेरे अंदर क्रिएट हो जाता, क्योंकि माय पास्ट एक्सपीरियंसेस ये आए हैं, अब ये उस तरह की एनर्जी देते हैं। और उनका आना ही, खड़े होना ही और उस इंटेंशन के साथ खड़े होना, इट क्रिएट्स अ वाइब्रेशन इन द रूम। एंड
मतलब आप देखेंगे कि विद द एम्प्लॉइज जो अभी तक अच्छा काम कर रहे थे, अब सडनली उनसे गलतियां हो जाती, क्योंकि स्ट्रेस मेरी परफॉर्मेंस को इन्हांस नहीं करता, वो हमेशा मेरी परफॉर्मेंस को नीचे ही लेकर आएगा। लेकिन एक बात बहुत लोग बहुत बार सोचते हैं कि जैसे ही मैं इनको प्रेज करता हूँ या अप्रिशिएट करता हूँ, किसी के साथ भी अगर हम ले, तो इनका सर चढ़ जाता है। हमसे ये शब्द बहुत बार यूज़ किया जाता है, एंड दिस इज समथिंग अ वेरी दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज। लेकिन ये बात कही जाती है मैक्सिमम लोग, चाहे वो घर पे हों, चाहे वो बाहर हों, या लाइक, और डिसरिस्पेक्ट शुरू कर देंगे। ज़रा सा मैंने इनको ढील दी ना, ये मेरे सर पर चढ़ के बैठेंगे। चलो उनके बारे में नहीं बात करते, अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि अगर मैं सीनियर हूँ तो मेरे से ऊपर कोई और सीनियर है, नहीं भी है तो आई कैन इमेजिन तो ना कि कोई अगर मेरे से सीनियर हो तो मुझे क्या अच्छा लगेगा कि वो मेरे से कैसे काम करवाए, वो मेरे से कैसे बात करे। अच्छा मैं सीनियर हूँ, बच्चा तो कभी था ना, तो जब मैं बच्चा था तो मैं क्या चाहता था कि मेरे पेरेंट्स कैसे बात करें मुझसे। क्या मेरी पर्सनालिटी ये थी कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार से बात करते तो मैं उसका अनड्यू एडवांटेज ले लेता? नहीं, कभी भी नहीं। एंड भले मैं तो अच्छा था, सारे ही अच्छे होते हैं ना नहीं, सारे ही वैसा करते। वी थिंक दैट हम ऐसा करते, बट एक्चुअली सारे ही ऐसे हैं। एवरीवन लाइक्स लव, एवरीवन लाइक्स सपोर्ट, एवरीवन लाइक्स कंपैशन। कोई मिला आज तक जो कहे मुझे क्रिटिसाइज करो तो मैं ज़्यादा अच्छा काम करूँगा? तो ये कई बार हाँ ये होता क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें आदत पड़ी है डांट से काम करवाने की। इसी तरह सामने वाले को भी आदत पड़ी है कि डांट तो पढ़नी ही है, तो हम दोनों के संस्कार थोड़े वैसे वाले हुए हुए। लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखो कि डांट से नहीं, प्यार से ही काम करना है। भले वो काम करें, हो सकता है 2 दिन 4 दिन 1 महीना 4 महीना लग जाए कि वो पूरा जो वर्क कल्चर है उसमें एक चेंज आए, लेकिन चेंज ज़रूर आएगा। एंड अब जो काम होगा ना पूरा, एक तो सब लोग बहुत आपस में नज़दीक हो जाएंगे, क्योंकि देन देयर इज द राइट एनर्जी फ्लोइंग। अभी देयर वाज नेगेटिव एनर्जी फ्लोइंग। आप किसी को क्रिटिसाइज करो, फिर वो आपसे नफरत करे, तो बिटवीन द बॉस एंड द जूनियर नॉट वेरी गुड एनर्जी। लेकिन जब ये प्यार और सपोर्ट, एक्सेप्टेंस की एनर्जी फ्लो करती, वी ऑल कम लाइक दिस, एंड देन हमें कोई कहेगा नहीं कि काम करो, हमारा खुद मन करेगा कि हम काम करें इनके लिए, इनकी कंपनी के लिए, क्योंकि इनकी कंपनी अब हमें अपनी लगती है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द वर्क। आज कॉर्पोरेट सेक्टर में कहते हैं यू शुड फील ब्रिंग योर हार्ट टू वर्क। आप अपना दिमाग तो लेकर आ रहे हैं ऑफिस में, लेकिन अपना दिल घर पर छोड़कर आते हैं। योर बिलोंगिंगनेस इज एट होम, बिलोंगिंगनेस इज नॉट एट वर्क। व्हाई? बिकॉज दिस एनर्जी इज नॉट देयर। फिर आपको काम करवाना नहीं पड़ेगा, काम होता जाएगा, और इतनी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, किसी से कोई गलती होगी वो खुद से आकर सच बताएंगे आपको, क्योंकि उनको पता है कि आप डांटने वाले नहीं हैं। सो दैट ट्रस्ट एंड दैट बॉन्डिंग विच विल गेट क्रिएटेड, इट जस्ट हैज टू बी सीन, एक्सपेरिमेंट एंड करके देखें। एंड फिर गलतियां भी कम होंगी, क्योंकि डर नहीं होगा ना। ऑफ कोर्स डर के कारण बहुत कुछ गलत होता जाता है। डर के कारण एक विशेष साइकिल बनता, गलती हो जाती, फिर गलती को छिपाते हैं डर के कारण, फिर छिपाकर उसका ब्लेम किसी और पर डालते हैं। अगर बॉस ने मुझसे पकड़ लिया कि मेरी गलती हुई, मैं तुरंत बोलूंगी मेरी वजह से नहीं, उनकी वजह से। ब्लेम डाला, जैसे ही ब्लेम डाला, मेरा और उस सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप भी अफेक्ट हुआ, whole energy flow gets affected. And अगर transparency है, I can say yes I'm sorry, मेरे से गलती हुई, and it's finished. और somewhere मेरी कभी इंटेंशन थी नहीं ना, तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा मुझे कि हाँ ठीक है, मैंने इंटेंशनली नहीं किया। अगेन अमेजिंग, हमने बच्चों से शुरू करके आज बात जो है, और स्ट्रेस को हमने जब ये देखा कि जब जितनी मेरी इनर स्टेबिलिटी, मेरा इनर रेजिस्टेंस पार बढ़ता जा रहा था, वो जो स्ट्रेस जो था वो और कम होता जाता है। सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। अगर आपके पास कोई सवाल मन में उठ रहा है, कोई बात है, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही। आने वाली कड़ियों में कुछ और बातें आपके साथ शेयर करेंगे। अभी आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।